मैं हूं आलिया। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, मैं पहले आपको एक अफसुर्दा कर देने वाली न्यूज़, एक बहुत अफसोसनाक खबर सुनाई देती हूँ। और वो ये है कि कराची के एक बड़े शॉपिंग मॉल की तीसरी मंजिल 3rd फ्लोर से एक आदमी, एक नौजवान ने ऊपर से छलांग लगाई नीचे, और उसके बाद वो फुटेज वो वायरल हुई है, वो वीडियो हर जगह पे चल रही है। और वो जिस तरीके से नीचे गिरकर ज़ख्मी हुआ, फिर लोग उसके पास पहुँचे, फिर उसको उठाकर जो है वो अस्पताल लेकर गए, ये सब कुछ हुआ, लेकिन वो उसकी जान नहीं बच सकी। और उसके बाद ये पता चला कि वो बेरोज़गार था, जॉबलेस था, उसके पास कोई मुलाजमत नहीं थी, वो भी भूखों मर रहा था, जो उसकी सिचुएशन थी। और उसने अपनी ज़िंदगी से तंग आके वहाँ से छलांग लगा के अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। ये है सिचुएशन। और इसके बावजूद हमने देखा कि 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने, उनका ये कहना था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो है वेस्टर्न कल्चर, मगरबी कल्चर जो है वो यहाँ पे ख़राबी है और वो ख़राब करा यहाँ पे, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। तो ये वीडियोस और ये फुटेजेस अब लोग उनको टैग कर रहे हैं, और टैग करें और उनसे ये पूछें कि क्या वाकई पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इन्फ्लेशन, महंगाई, करप्शन और मुलाजमतों का ना होना, बेरोज़गारी, ये सब कुछ नहीं है? क्या वाकई पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला वेस्टर्न कल्चर है? ये सारे मसाइल नहीं है जिनकी वजह से आज तक किसी ने पाकिस्तान में, मैंने नहीं सुना कि मगरबी कल्चर की वजह से तंग आके अपनी जान ली हो। लेकिन जितनी बड़ी तादाद में लोग, मतलब ये जो वाक़या हुआ, ऐसा बहुत पहले शायद कभी कोई इस तरह के वाक़या सामने आते हों कि किसी ने गिर के कहीं से छलांग लगा के इस तरह अपनी जान ख़त्म कर ली। अब तो ये कॉन्टीन्यूसली इस तरह के, जिस तरह मैंने आपको पहले मीडिया पर्सन ने किस तरीके से अपनी जान ले ली वो भी बताया था। तो फिर सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? वाकई क्या नहीं पता? बड़ी हैरानी की बात है। या ये कि किसी के कहने पर कह देते हैं, या खुद उनको जो है वाकई ये इदराक है, वो समझते हैं, जबकि उन्होंने तो पूरा वेस्ट देखा हुआ है, वेस्टर्न कल्चर बड़ी अच्छे तरीके से, फिर भी वो समझते हैं कि पाकिस्तान की 98% लोग पे तो कोई वेस्टर्न कल्चर जो है कहीं नज़र नहीं आता। 2% फिर वो बहुत हाई क्लास की बात कर रहे होंगे। बहरहाल चलिए इसको यहीं पर छोड़ते हैं। अदालतों में बहुत ही दिलचस्प और बड़े केसेस की कुछ हेयरिंग्स हो रही हैं। मदीला जान इसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से कवर करते हैं और सारी जो है वो कवरेज उसको उसमें बताते हैं तफसीलात। लेकिन मैं आपको इस वक्त जो बताने लगी हूँ वो 2 बड़े केसेस हैं, उसके मुतालिक ज़रा कर लें, क्योंकि काफ़ी अरसे से ये केसेस चल रहे थे। देखिए, एक तो अली वज़ीर वाला मामला, अली वज़ीर को बेल पर रिहा कर दिया गया है। अली वज़ीर वो हैं, आप जानते हैं, इससे पहले भी हमने उन पर बात की थी, जो कि MNA हैं, मेंबर नेशनल असम्बली फ्रॉम फाटा, और जिन्होंने 1 साल पहले एक स्पीच की थी। और उस स्पीच पे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, स्टैब्लिशमेंट, फ़ौज, उनको ये एतराज़ हुआ कि ये जो उन्होंने तकरीर की है, इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं ये इन इदारों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए हैं। इस इल्ज़ाम के ऊपर उनको जेल भेजा गया। वो जेल में रहे, 1 साल से वो जेल में थे, और अब उनको बिल आखिर जो है वो बेल पर रिहा कर दिया गया। और अब देखेंगे कि आगे क्या होता है इस केस में। लेकिन आपको ये भी याद होगा, कुछ अर्सा पहले फ़ौज की हाई कमांड की तरफ से जो इन कैमरा ब्रीफिंग हुई थी, कुछ मीडिया पर्सनस को दी गई थी, और कुछ आपको याद होगा हमने बात की थी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स हैं उनको दी गई थी। उसमें बिलावल भुट्टो ने, मैंने आपको बताया था उस प्रोग्राम में भी, बिलावल भुट्टो ने ये सवाल उठाया था, और ये खबर जो है ज़राए ने ये बताई थी, बाहर आई थी, कि जनरल बाजवा से उन्होंने कहा है कि जो अली वज़ीर हैं उनको रिहा किया जाए, और क्यों जेल में हैं उनको बस अब छोड़ दिया जाए। तो इसके ऊपर जो जवाब वो उनको दिया गया था कि अगर वो क्योंकि किसी इंडिविजुअल पे बात की जाए, किसी इनफरादी फ़र्द पे बात की जाए कि जी इसने ये किया, तो वो तो ठीक है कि एक किसी आदमी ने कोई हरकत की, लेकिन अगर किसी इदारे पर बतौर इदारा बात की जाएगी तो उसको जो है वो नहीं छोड़ा जाएगा। उनका अगर वो माफ़ी मांग लें जो तो फिर वो छोड़ा जा सकता है। लेकिन मसला ये कि उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। अब आप जानते हैं कि ज़ाहिर है कि कुछ लोग होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा वो जो है वो स्टैंड लेते हैं, और वो कहते हैं कि जब हमने ऐसा जो है वो ये समझते हैं, अली वज़ीर समझते हैं कि ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा, और जो उन्होंने कहा वो ये समझते हैं कि वो ठीक था। उन्होंने माफ़ी तो नहीं मांगी, लेकिन बहरहाल ये जो है ये बेल अब हो गई। ये बड़ा केस था इसमें। अब देखें, इसके ऊपर सवाल पता क्यों उठते हैं? क्योंकि एक तरफ पुलिस के 8 लोग मार देता है एक गिरोह, और वो उसके बाद लाइमलाइट में भी आते हैं, मेन स्ट्रीम में भी आ जाते हैं, वो इलेक्शन भी लड़ेंगे, वो रूल भी करेंगे, और वो हीरोज़ हैं हमारे। लेकिन एक तरफ एक आदमी कोई इस तरह की बात कर देता है, और जो उसके जो हैं वो आप समझ लीजिए रिजर्वेशंस हैं उनको बयान कर देता है, तो उसको 1 साल जो है वो जेल में रहना पड़ता है। तो इस तरह की चीज़ों पर ये जो तफरीक है इसके ऊपर सवाल उठते हैं फिर, कि जिन्होंने 8-10 बंदे मार दिए और जो असलहा लेकर दनाते हैं उनके जो है वो तो आप हीरोज़
कहा जा रहा है उनको, और जो दूसरे हैं जो मेंबर नेशनल असेंबली हैं उनको जेल जाना पड़ता है। चलिए, एक तो ये, दूसरा एक और बड़ी ही इंटरेस्टिंग हियरिंग हुई जिस पे मैं बात करना चाहूँगी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद जब से वो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस अटेंड करके गए हैं, काफ़ी ऐसे केसेस पे उन्होंने बड़े दो टोक और दबंग लहजे में जो है वो इस तरह के केसेस टेकअप किए हैं और वो बात कर रहे हैं और लोगों को बड़ा वो लताड़ रहे हैं, यानी कह रहे हैं कि ये क्यों है, बताया जाए। जिस तरह के एक केस ये था कि कंटोनमेंट के इलाके, यानी ये कि जो कैंट के इलाके होते हैं जहाँ पर आप कह लीजिए फौजी छावनियाँ बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ऐसे रेजिडेंशियल एरियाज़ के जहाँ पर फ़ौज से मुताल्लिका जो है उनकी फैमिलीज़ और सारे जो घर होते हैं वो होता है। और इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे प्लेसेस, ऐसे बहुत सारी ज़मीनें, ऐसी बहुत सारी जगहें कि जो किसी डिफेंस के मकसद से ली जाती हैं, यानी ये कि वहाँ पर कहा जाता है कि इसको कंटोनमेंट का ये एरिया, यहाँ पर ये चीज़ हो रही है, यहाँ पर प्रैक्टिस हो रही है, यहाँ पर जो भी होता हो डिफेंस के मकसद से, यानी ये कि दिफा के मकसद से। तो चीफ जस्टिस ने ये कहा कि ऐसे इतनी ज़मीनें हैं जिसके ऊपर ये है कि वहाँ पर कारोबार हो रहे हैं। तो आखिर ये जो ये वाली ज़मीनें जो हैं ये फ़ौजी मकसद के तहत ली जाती हैं कि ये दिफा के लिए ली गई हैं, डिफेंस के लिए ली गई हैं, इसके ऊपर ये हो रहा है। तो अगर वो मकसद पूरा हो जाता है तो उसके बाद तो वो वाली ज़मीनें, वो वाली प्लेसेस वापस कर देनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी। ये वाली प्रॉपर्टी जो है ये आम प्राइवेट उसके यूज़ के लिए तो होती ही नहीं है, ये तो होती है कि एक आपने मुल्क के लिए कोई काम वहाँ पे जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो आपने पूरा करना है, उसके बाद वो वापस कर दी जाए। लेकिन वहाँ पर तो कारोबार हो रहे हैं, यानी वहाँ पर दुकानें खुल गई हैं, वहाँ पर रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं, वहाँ पर स्कूल खुल गए हैं, वहाँ पर हत्ता के चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि फैसल बेस जो है वहाँ पर प्राइवेट कारोबार हो रहे हैं, बिज़नेस खोल लिए गए हैं वहाँ पर। तो एक दिन हम देखेंगे कि वो भागता हुआ जो है वो रनवे पर भी जाता हुआ नज़र आएगा कोई। और फिर उन्होंने ये कहा कि ये वाली, अगर कंटोनमेंट का जो एरिया होता है वहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया है तो उसके अंदर भी जो मार्केट है उसमें वो सिर्फ जो वहाँ की मार्केट है वो उन्हीं लोगों के लिए, लेकिन वहाँ पर भी बाहर के लोग आके जो है वो कारोबार शुरू कर देते हैं। ये तमाम बातें हुई हैं और उन्होंने सवाल ये उठाए हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा। उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर एतराज़ात किए जाते हैं, इस वजह से बदनामी होती है, इस वजह से सवाल उठाए जाते हैं। ये तो कोई हक ही नहीं है कि कंटोनमेंट के एरिया जो है उसको अगर किसी पर्पज़ के लिए लिया गया है, किसी सिक्योरिटी के पर्पस से लिया गया है, किसी फ़ौज के इदारे ने या किसी ने भी, और उसके बाद उसके ऊपर प्राइवेट कारोबार हो रहे हैं। अब वो चाहे कोई, जाहिर है कि फ़ौज से मुताल्लिका लोग कर रहे हैं या उनसे मुताल्लिका कोई ख़ानदान के लोग कर रहे हैं, जो भी कर रहा है वो गलत है। तो इसके ऊपर ये हियरिंग हुई है जिसमें बड़ी ही दो टोक अंदाज में जो है वो बातचीत हुई है। ये मैंने इसलिए आपको बताया कि ये कोई इतना आसान काम नहीं है ऐसे केसेस टेकअप करना। इस तरह की बातें जो हैं आम तौर पर ऐसे केसेस दबदबा जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं कि ठीक है, ओके ओके चलें, ठीक है, चल ही रहा है ना अब इस पे। लेकिन अब उन्होंने ये बात की है तो बड़ा जोश आया हुआ है मुझे लग रहा है तो चलिए, अच्छा, एक और बहुत ही अहम मामला वो ये है गवादर। मैंने आपको अपने पिछले प्रोग्राम में एक बताया था, इसके ऊपर एक डिटेल रिपोर्ट पेश की थी जिसमें मैंने आपको हिस्ट्री भी बताई थी गवादर की कुछ, और किस तरीके से वो लिया गया सल्तनत अमान से, क्या कुछ हुआ उस दौरान। उसके बाद जो प्रोटेस्ट हो रहा है आजकल, इस वक्त मैं सिर्फ वो बात करूंगी कि इसमें कुछ तब्दीली के साथ, कि एक तो ये कि गवादर में एक बहुत बड़ी रैली निकली है जिसमें तकरीबन 15,000 ख़वातीन, 15,000 औरतों ने उसमें हिस्सा लिया है। वो रैली निकाली है अपने, उनके जो लेजिटिमेट बेसिक राइट्स हैं उनके लिए। और वो मैंने आपको पहले भी बताया था, वो आवाज़ ये लगा रही हैं, वो नारा ये लगा रही हैं कि हमें पीने का पानी चाहिए, हमें यहाँ पे बिजली चाहिए, हमें गैस चाहिए, हमें हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं ज़िंदगी की, कपड़े से लेकर वो रोटी कपड़ा और मकान जो कहते हैं, वो सब कुछ उनको चाहिए। उनका कहना ये है कि उनके मर्द जब कमाने के लिए समंदर की तरफ जाते हैं, वहाँ पर मछलियाँ पकड़ने के लिए, तो सारी औरतें निकल जाती हैं पानी ढूंढने के लिए, और वो दूर दराज पहाड़ों में और हर जगह पर वहाँ पर जाती हैं कि कहीं से पानी मिल जाए। और फिर वो पानी ढूंढ कर जब लाती हैं, कोई उनको कुआं मिलता है, कोई ऐसी जगह मिलती, कोई छप्पड़, कोई ऐसी जगह जहाँ पे गंदा पानी भी हो, उसको लाती हैं, उनको उसको साफ़ करती हैं, छाना जाता है, उबालते हैं, जो भी करते हैं, उसके बाद उसको पीने के काबिल बनाया जाता है। ये हालत है वहाँ के लोगों का, जहाँ पर कहा जाता है कि करोड़ों अरबों के मिनरल्स मौजूद हैं, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, क्या क्या कुछ वहाँ पर मौजूद नहीं है, और वहाँ पर उनके लोगों का अभी तक ये हाल है। मैं आपको वो रैली दिखाई देती हूँ।
पूरे दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इसको दिखा रहा है, उस पर जो है वो पब्लिश किया जा रहा है। इसकी वजह है कि सोशल मीडिया का दौर है। वहाँ पे मुफ्ती हिदायतुर रहमान हैं, उनके आप देख सकते हैं वो वीडियोस जो हैं वो उसको पोस्ट कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अब तो मोबाइल हर एक के हाथ में है, वहाँ पे वीडियो बनेंगी। हाँ, सिर्फ यही रुक सकता है इस वजह से कि आप हर एक से मोबाइल छीन लें। पानी भी नहीं है उनके पास, खाने को भी नहीं है, तो मोबाइल भी अगर उनके पास हैं तो वो भी छीन लिए जाएँ, फिर शायद ये वाली कवरेज जो है ये ना पहुँचे बाहर और मुल्क के अंदर। तो उनका जो राइट्स उन्होंने कहा है, तो मैंने आपको बताया था कि पहले वो ये कह रहे थे कि यहाँ पर जो चाइनीज़ हैं उन्होंने उनके ट्रॉलर हैं जिसकी से वो जब मछलियाँ पकड़ते हैं तो उसके बाद उनका बिज़नेस तो ख़त्म हो गया, उनके पास बड़े बड़े ट्रॉलर हैं। अब उनका कहना ये है कि वो 5 से 6 जो उनके ट्रॉलर थे, जब उनको जो है ये वाली बात सामने आई है, उसके बाद जब उनकी तरफ से रेजिस्टेंस मिली है उनको, तो वो वहाँ से जो है वो हट गए हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से ऐसे ग्रोह हैं जो वहाँ पर आते हैं। जिस तरह उन्होंने कहा कि इन पानियों में जो सिंध है वहाँ के भी ट्रॉलर जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं जो ये कारोबार कर रहे हैं। सुबह वहाँ पे मछलियाँ पकड़ने के लिए जाते हैं माही गिर फिशरमैन जो है, तो वो अपने घरों से निकल जाती हैं पानी ढूंढने के लिए। अब आप सोचिए उनकी रूटीन लाइफ ये है कि एक तरफ मर्द निकलते हैं मछलियाँ पकड़ने, वहाँ पे उनको जो दूसरे गुरुओं हैं, जो ट्रॉलर हैं जिनके पास बड़े बड़े, वो उनको टफ टाइम दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनका रोज़गार ख़त्म हो गया है और वो बग़ैर माल के वापस आते हैं मछलियों के, और ना अब खिला पाते हैं ना उसको बेच पाते हैं। और उसी तरीके से जब वो निकलते हैं तो वहाँ के घरों की औरतें निकलती हैं और वो दूर दराज इलाकों में जाती हैं पानी ढूंढने के लिए, और वहाँ से कहीं से कोई कुआं मिल गया, कोई छप्पड़ मिल गया, कोई गंदा कोई जैसा भी पानी मिला वहाँ से लेकर आती हैं, उसको साफ़ करते हैं, उसको उबालते हैं, जो भी करते हैं, उसके बाद वो पानी पीने के काबिल होता है। एक तो ये चीज़ उन्होंने बताई, और दूसरा उनका ये कहना है कि उनको वहाँ पे सिक्योरिटी के बड़े मसाइल इसलिए हैं कि उनसे पूछगछ बहुत की जाती है। देखिए, एक तो हम मिसिंग पर्सनस की बात करते हैं ना, वो तो मामला वहाँ पे चलता ही रहता है, वो तो हमेशा से है, उसके ऊपर तो बात होती ही रहती है कि जी ये लोग हैं कितना, वो तो बहुत बड़ा इशू है। लेकिन उसके साथ उन्होंने कहा, ये भी कहा कि जो रह रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर एक बड़ी तादाद चाइनीज़ की है, तो इतना सिक्योरिटी का वो है कि आप सोच सकते हैं ना कि आप एक ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पे बहुत हाई फाई कोई रह रहा हो, तो आपको तो कोई पूछेगा नहीं, जगह जगह आपको पकड़ेंगे और आपसे पूछेंगे कौन हो तुम, ये दिखाओ वो दिखाओ। इसकी वजह से उनको अक्सर पकड़ के बंद भी कर दिया जाता है। ये भी उनके मसाइल थे जो उन्होंने बयान किए हैं, और इस तरह के दीगर उस एरिया में जितने भी उनके प्रॉब्लम्स हैं, इसके लिए वहाँ की औरतों ने ये रैली निकाली है। बड़ी ज़बरदस्त बात, ख़वातीन की रैली वहाँ पर निकलना इसलिए है कि इससे पहले एक मरतबा और ऐसा जो है कोई रैली निकाली थी जिसमें औरतें भी निकली थी, लेकिन गवादर और तुर्बत में जो है ये इतनी 15-20 हज़ार ख़वातीन का निकलना एक बहुत बड़ी बात है। तो मेरा ये ख्याल है कि अब टाइम है, अब यही वक्त है कि उनके मसाइल को देख लिया जाए, इसको टेकअप किया जाए, सीरियसली देखा जाए, संजीदगी से देखा जाए जो उनके हैं इस वक्त मामलात। क्योंकि मैं देख रही थी कि हुकूमत की तरफ से कहा गया था कि नहीं, उन्होंने लाइसेंस नहीं दिए, और लेकिन उस वक्त सवाल ही उठा था, लाइसेंस नहीं दिए ओके ठीक है, लेकिन अगर वो उसके बगैर कर रहे हैं काम, फिर तो और भी मतलब इतनी जुर्रत और हिम्मत उनमें है कि वो बगैर पूछे ही सब कुछ करते चले जा रहे हैं वहाँ पे जो चाइनीज़ हैं। तो अब उसके अलावा और भी दीगर लोग भी वो बता रहे हैं कि कौन कौन जो है वो, ये है सिचुएशन वहाँ की। तो इसके ऊपर जाहिर है कि एक हुकूमती नुमाइंदा वहाँ पे पहुँचा था, लेकिन क्या बातचीत हुई क्या, बल्कि वो तो मैं सुन रही थी कि कोई मीडिया की कवरेज पे वहाँ पे पाबंदी लग गई है, क्या हुआ है, लेकिन वीडियोज़ वैसे ही निकल रही हैं, फुटेजेस वैसे ही, रोक नहीं सकते आप। अच्छा, मैंने आपको कहा था सिराजुल हक साहब जो है उन्होंने एक बड़ी ही फूफा वाली बहुत दबंग दो टोक किस्म की तकरीर कर डाली, उनको बहुत जोश और जज्बा आ गया था। बड़े ही दबंग लहजे में उन्होंने कहा है कि जी फ़ौज से हमें बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है, हमारी जान भी कुर्बान है, हमारी है नौजवान जो हैं ये जो शहीद होते हैं, लेकिन इस सब का मतलब नहीं है, ये नहीं है कि वो सियासत में, सियासत से अलग होना पड़ेगा। हो गया क्लिप मैं आपको सुनाई देती हूँ। तो उन्होंने भी जो है वो अलम उठा लिया है। चलिए इजाज़त दीजिए, दोबारा आपसे मुलाकात होती है। टेक केयर एंड गुड बाय। देखिए उनका एक क्लिप। कि आपको बहुत परेशानी होती है कि जब कोई जलसे में, स्टेज में एस्टेब्लिशमेंट पर तबसरा करते हैं, एक पाक फौज से सारी कौम मोहब्बत रखती है, लेकिन पूरी कौम का यही मुतालबा है कि पाक फौज और एस्टेब्लिशमेंट को गैर सियासी होना चाहिए। जिस आईन का हलफ उठाया है उस हलफ के मुताबिक उसको गैर जानिबदार रहना चाहिए।